हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको रासायनिक समीकरण बनाना बता रहा हूँ। और रासायनिक समीकरण बनाने के लिए मैंने आपको दो प्रकार के तो बता चुका हूँ कि अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। उनमें से दो प्रकार की ये आ गई। नंबर 1 संश्लेषणात्मक अभिक्रियाएं और नंबर 2 विश्लेषणात्मक अभिक्रियाएं। तो संश्लेषणात्मक अभिक्रियाएं मैंने बहुत सारी अभिक्रियाएं बनाए हैं। आज रिवीजन के लिए बता देता हूं कि ये संश्लेषणात्मक अभिक्रियाएं कौन सी किस प्रकार से होंगी। ये एक दो एग्जाम्पल इनका और ले लेते हैं। जैसे कोई किसी भी प्रकार का एग्जाम्पल ले लें आप। जैसे मान लो क्या कर लिया आपने कि संश्लेषण में ऑक्साइड ले लें कि ये दोनों, ये है Fe का ऑक्साइड ले रहे हैं, ये Fe लिया, मान लो ये Fe लिया और ये ऑक्सीजन लिया और यहाँ तीर का निशान लगाया। ऑक्सीजन अपने को अभी O2 होता है ऑक्सीजन का सूत्र, लेकिन संतुलित करने के लिए प्रारंभ में अपने क्या करें, इसको कि O के रूप में रखते हैं, क्योंकि अपने परमाणु से ही इनका संतुलन करना है। अतः ये Fe जब अपने करेंगे तो ये Fe, और मैं इसको डबल वैलेंसी वाला मान लेता हूँ, डबल पॉजिटिव वाला मान लेता हूँ, तो ये Fe डबल और ये O नेगेटिव हो जाएगा। तो जब हम इसको संतुलित करेंगे तो Fe और O, एक Fe का परमाणु, एक इसका Fe का परमाणु और एक O का FeO संतुलित है समीकरण, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इसको क्या करेंगे, अपने O को O2 करना पड़ेगा। तो O2 करने के लिए इसको क्या कर दिया, 2Fe और 2FeO। फेरस ऑक्साइड, ये क्या बनेगा, फेरस ऑक्साइड बनेगा। उसके बाद में जो Fe है अपने क्या कर देंगे, Fe तो दो प्रकार का होता है, एक फेरस और एक फेरिक। और फेरस और फेरिक में आपके अपने ये जो Fe लिया है वो 3 वाला ले लिया। समीकरण को समझते रहिएगा, मैं कहाँ ले जाऊंगा आपको। Fe 3 वाला, और जब ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो आपके ये Fe2 और O3 बनेगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन की डबल वैलेंसी Fe2O3 बनेगा। इसलिए इसको मैं यहाँ Fe संतुलित करने के लिए देखना, इसको समीकरण को संतुलित करता हूँ। यहाँ Fe कितने हैं, 2, तो यहाँ 2 का गुणा किया। फिर ऑक्सीजन कितने हैं, 3, यहाँ ऑक्सीजन को कितने का गुणा किया, 3। तो ये हो गया Fe2O3, संतुलित होगी ये समीकरण हमारी। परमाणु रूप में संतुलित कर लो इसको। अब अपने को दिक्कत क्या है, मैंने उस वीडियो में बताया था कि ऑक्सीजन को क्या लिखना है, O2 लिखना है। तो इसको जब हम 2 का गुणा करेंगे तो इसको भी 2 का गुणा कर दें, यहाँ पर भी 2 का गुणा कर दें, यानी कि अब ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 3O2 और इसको 2Fe2O3 कर देंगे। ये लिया। एक ही क्रिया में फेरस ऑक्साइड भी बन सकता है, फेरिक ऑक्साइड भी बन सकता है। अब ये आप सोचते होंगे कि ये कैसे होता है। मान लो ये Fe का कोई टुकड़ा है और ये Fe के परमाणु हैं, और Fe के परमाणु के अंतर्गत यहाँ इसके ऊपर ऑक्सीजन क्रिया कर रही है, यहाँ इसके ऊपर ऑक्सीजन क्रिया कर रही है। तो हो सकता है यहाँ से ये जो परमाणु है वो FeO बनाए। एक ही क्रिया में Fe का एक परमाणु तो क्या कर लेता है, FeO बनाता है, और दूसरा जो परमाणु है वो Fe2O3 बना लेता है, Fe2O3 बना लेती है। ये दूसरा परमाणु Fe2O3 बना लेता है। तो दोनों संभव है। जैसे पहले ये वीडियो मैंने बताया फास्फोरस का ऑक्साइड, जब फास्फोरस को जलाते हैं तो दोनों ऑक्साइड बन सकते हैं। फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड भी बन सकता है और फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड भी बन सकता है। इसी प्रकार से इसको Fe को जब अपने जलाएंगे तो इसके जो परमाणु होते हैं, एक परमाणु ने तो FeO बना लिया और दूसरे ने क्या बनाया, Fe2O3 बना लिया। फेरस ऑक्साइड भी बनाया और फेरिक ऑक्साइड भी बनाया। दोनों की संतुलित समीकरणें लिख दी अपने। अब ये दोनों, जब इन दोनों समीकरणों को इकट्ठा करेंगे
तो आप देखिए समीकरण आपको क्या प्राप्त होता है। समीकरण आपको देखेंगे कि यहाँ ये 6F ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6F ही हो जाएगा। 4 और 2 6। यहाँ कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे? 4O2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4O2। एक ये और ये 3। और यहाँ पर कितने हो जाएंगे? अब आप देखेंगे कि ये जो दोनों ऑक्साइड हैं, अब मैं इसको एक बार ऐसे ही लिख देता हूं, 2FeO प्लस 2Fe2O3, ये दोनों के दोनों मैंने लिख दिए। 2FeO प्लस 2F, यानी फेरस ऑक्साइड भी बना और फेरिक ऑक्साइड भी बन गया। अब इसमें अपने देखेंगे कि हमने 2 का संतुलन करने में अपने को 2 का गुणा ज़्यादा करना पड़ गया। 2 2 2 2 कॉमन लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा? समीकरण कितने हो जाएगी कॉमन? 3Fe प्लस 2O2 और फिर यहाँ क्या कर दिया? FeO प्लस Fe2O3। ये संतुलित समीकरण बन गई आपकी। 3Fe प्लस 2O2 इज इक्वल टू FeO प्लस Fe2O3। फिर आपको बतलाता हूँ, ये दोनों जो ऑक्साइड मिश्रण होते हैं, ये दोनों ऑक्साइड जो है Fe2O3 और FeO दोनों मिल जाते हैं और ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? Fe3O4 बना लेते हैं। Fe3O4, ये सूत्र आपको मिलेगा। तो आपको जब भी ये क्रिया मिलेगी तो ये क्या मिलेगा? 3Fe प्लस 2O2 इक्वल टू Fe3O4 ये समीकरण मिल जाती है। तो उस समय आप ये कहेंगे कि ये तो सूत्र ही नहीं बना। Fe को यहाँ 4 का गुणा किया, यहाँ 3 का गुणा किया, ऑक्सीजन 3 और ये 4 और ये 4, ऐसा तो होता ही नहीं है, ऐसा तो होता ही नहीं। तो फिर ये सूत्र कहाँ से आया? इसलिए आपको पता होना चाहिए ये मिश्रित ऑक्साइड कहलाते हैं। ऐसे ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? मिश्रित ऑक्साइड, अर्थात जिन धातुओं की वेरिएबल वैलेंसी होती है, परिवर्तनीय संयोजकता होती है, वो 2 प्रकार के ऑक्साइड बना सकते हैं, क्लोराइड बना सकते हैं। तो 2 प्रकार के जो ऑक्साइड बनाए हैं, फेरस ऑक्साइड बनाया, फेरिक ऑक्साइड बनाया, दोनों जुड़ गए, दोनों आपस में मिक्सअप हो गए और ये Fe3O4 बोल गया। इसका नाम क्या होता है? मैग्नेटिक ऑक्साइड। इसका नाम क्या है? लोहे का चुंबकीय ऑक्साइड, चुंबकीय ऑक्साइड, इसका नाम होगा चुंबकीय ऑक्साइड। चुंबकीय ऑक्साइड लोहे का बोल देते हैं, लोहे का भी लगा देते हैं सब, लोहे का चुंबकीय ऑक्साइड, या अंग्रेजी में आप कह सकते हैं मैग्नेटिक ऑक्साइड, इसको बोला जाता है मैग्नेटिक ऑक्साइड। तो ये मैंने आपको एक और संश्लेषण वाली क्रिया बता दी। क्रियाओं का जोड़ना, किस तरह से जोड़ते हैं, आपस में जोड़ते हैं, 2 का गुणा करना पड़ता है, कैसे कैसे। इनको सीधा 3Fe+O2 इनको सीधा नहीं, इस तरह से आप इनको याद करें। अब विश्लेषणात्मक की क्रियाओं का फिर मैं रिवीजन करवा देता हूँ। विश्लेषणात्मक अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं उनका और मैं आपको एक करवा देता हूँ। उसमें देखिए कि आपको कौन सी होगा। दोनों विश्लेषणात्मक अभिक्रियाएं, अर्थात विश्लेषणात्मक अभिक्रियाओं में एक और बताता हूँ, लाल दवा को गर्म करना। अब आप ये बोल देता हूँ मैं, लाल दवा। ये लाल दवा क्या होती है? ये सामान्य नाम होते हैं। कभी मैं वीडियो बनाऊंगा इसका कि सामान्य नीला थोथा क्या होते हैं, हरा कासीस क्या होता है, धोने का सोडा क्या होता है। ये सब नाम आपको पता होना चाहिए जब केमिस्ट्री पढ़ते हो तो। इसलिए मैं अभी तो यही कह रहा हूँ, लाल दवा। लाल दवा को कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा। इसको जब गर्म करते हैं, ये KMnO4
NO4। ये पर मैग्नेट है। पर मैग्नेट का मतलब पर मैग्नेट MnO4 की 1 और ये 1 दोनों की ये सारणी बढ़िया याद होनी चाहिए। यदि आपको सारणी याद नहीं होगी तो फिर दिक्कत आ जाएगी। मूलक यदि आपको याद नहीं है, सूत्र बनाना आपको ये नहीं आता है, तो समीकरण नहीं लिख सकते। ये मैंने पहले दिन ही आपको बताया था। इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ इसको लिखा। अब पोटेशियम परमैंगनेट को जब गर्म किया जाता है तो ये कोई चेंज नहीं होता, K2MnO4 बन जाता है। अरे देखो, थोड़ा सा ही चेंज हुआ है। क्या हुआ? K2MnO4। ये भी एक जैसा, ये भी एक जैसा। इसका क्या नाम? इसका नाम तो पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम पर मैंगनेट, नाम जरूर याद होने चाहिए, पोटेशियम परमैंगनेट। और ये केवल पोटेशियम मैंगनेट, ये मैग्नेट होती है। यहाँ इसकी दो वैलेंसी, ये दोनों लिखवाए मैंने, पर मैग्नेट भी लिखवाया है और मैग्नेट भी लिखवाया है। तो इसकी वैलेंस क्या हो जाएगा? K2MnO4। ये बनेगा। तो इसको और समझने के लिए, तो यहाँ इसका मतलब K जब 2 हैं तो ये तो 2 लेने ही पड़ेंगे, 2 KMnO4 लेंगे। तो यहाँ ये KMnO4 समझने के लिए इसको आप ऐसे ही याद किया करो, KMnO4, ये KMnO4, ये KMnO4 यहाँ से ले लिया आपने। तो फिर क्या होता है कि ये दोनों के दोनों पोटेशियम एक MnO4 से जुड़ जाते हैं और ये K2MnO4 बन जाता है। संतुलित करेंगे इसको। अब ये हमारे पास MnO4 रह गया। तो MnO4 क्या होता है? ये टूट जाता है कितने भागों में? MnO2 प्लस O2। अब ये MnO2 किस पे टूटेगा? MnO4 जो बच गया है वो किस पे टूट जाएगा? MnO2 और O2 में टूट जाता है। इसका नाम होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड। क्या नाम होता है इसका? मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये भी आपको इस प्रकार से, ये क्या है कि विश्लेषणात्मक अभिक्रिया में इस प्रकार की अभिक्रिया भी आप लिख सकते हैं। कुछ और बताता हूँ आपको। विश्लेषणात्मक अभिक्रियाओं में ये क्रियाएं जो मैं लिखवा रहा हूँ, एक लिखवा रहा हूँ अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2, NO2 नाइट्राइट 1, अमोनियम 1। समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ ये मैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, समझने के लिए मन में रखा करो कि हाँ, उसको मन में कंपेयर किया करो कि मैं सूत्र ठीक लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ। फिर इसको किया। ये जब आप स्टार्टिंग में पहले क्लासों में 9, 10, 11 तक ही करते हैं, फिर जब बड़े हो जाएंगे बड़ी क्लासों में तो आपको अपने आप ही याद आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आता। अब इसको जब हम हीट करते हैं, जब हम इसको हीट करते हैं तो फिर ये दोनों नाइट्रोजन N और N, ये दोनों नाइट्रोजन ये तो यहाँ बन जाएगी N2 बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ये N2 बन जाएगी। और ये H4 और O2 ये दोनों मिलकर के क्या बनेंगे? 2H2O, 2H2O। तो NH4NO2 को जब गर्म किया जाता है तो 2H2O प्लस N2। फिर अपने मान लो इसी को मैं अमोनियम नाइट्रेट ले लेता हूँ, NH4NO3 ले लिया। तो फिर इसमें क्या होगा? इसमें भी वही क्रिया होगी। ध्यान रखना इस बात को कि H4 और O2 तो 2H2 तो बन गए, 2H2O तो बन गए। और यहाँ पर ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन के साथ में 2 ऑक्सीजन तो चली गई और N2O के साथ में यहाँ ये N2O बन गया। इसका नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होता है इसका नाम? नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड बन जाता है, नाइट्रस
ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये नाइट्रस ऑक्साइड बन जाता है। लाफिंग गैस कहते हैं इसको, सूंघने से हंसी आती है इसलिए इसको नाई ऑक्साइड क्या कह दिया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस बोलते हैं इसको, और ये N2 बन जाती है। ये दोनों समीकरणें मैं जो दोबारा आपसे पूछूं तो आपको याद होना चाहिए। ये समीकरणें मैं दोबारा आपसे पूछूंगा जब क्रियाएं समझाऊंगा आगे कि भाई ये होता है तो ये हीट होती है तो क्या करते हैं, एक बात। दूसरी चीज़, ये नाइट्रेट साल्ट है, नाइट्रेट साल्ट है, इनको ड्राई अवस्था में कभी गर्म मत करना, विस्फोटक होते हैं। ये क्या होते हैं, विस्फोटक होते हैं, विस्फोटक। इसलिए इनको सामान्यतः हम घोल के रूप में करते हैं, सॉल्यूशन के रूप में करते हैं। सॉल्यूशन यानी इनका घोल लेते हैं, एक्वा लेते हैं, इनको एक्वा में ले लेते हैं। इनको जब एक्वा गर्म करते हैं तो फिर ये क्या करता है, ऐसी क्रिया होनी चाहिए। ठोस लेंगे, यदि सॉलिड को लिया तो नाइट्रेट है, ये तो नाइट्रेट तो विस्फोटक होते हैं। इसलिए इनको कभी ऐसा प्रयोगशाला में आप गर्म नहीं करेंगे कि भी नाइट्रेट को गर्म करें उसको, नहीं, इनको एक्वस रूप में, घोल के रूप में ले लो और थोड़ा बुलबुलों के साथ में नाइट्रोजन गैस निकलेगी या नाइट्रस ऑक्साइड निकलेगी। इसलिए इनको एक्वस के रूप में लेना है, ठोस सूखे कभी नहीं लेना, ऐसे विस्फोटक होते हैं, सॉल्यूशन के रूप में इनको काम में लिया जाता है, ये विस्फोटक हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो विश्लेषणात्मक अभिक्रिया में मैंने ये दो क्रियाएं आपको ऐसी बताई हैं जो आप इनको याद रखेंगे।